हेलो स्टूडेंट, तो अब हम राजपूत डायनेस्टी में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक द राष्ट्रकूटास। इससे पहले हम दो डायनेस्टी पढ़ चुके हैं, पाल वंश के बारे में और गुज्जर प्रतिहार के। अब हम राष्ट्रकूटा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जो राष्ट्रकूटा है वो संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है, राष्ट्र का मतलब होता है टेरिटरी यानी कि कोई क्षेत्र, एंड कुटा का मतलब होता है चीफ्टन। चीफ्टन मतलब होता है नेता या लीडर। इसका मतलब हुआ राष्ट्रकूटा का कि किसी क्षेत्र का नेता। तो द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय दंती दुर्गा। तो जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी है बेटा, वो दंती दुर्गा के द्वारा फाउंडेड की गई थी, यानी कि इसको स्थापना की गई थी दंती दुर्गा के द्वारा। कौन से ईयर में? 752 से 56 के बीच में। ठीक है। अब ये जो था, आफ्टर द डिफीटेड द चालुक्य और बदामी, इन्होंने क्या किया था, जो चालुक्य वंश के मतलब बदामी के जो चालुक्य राजा थे, इन्होंने दंती दुर्गा ने उनको हराकर अपने वंश की स्थापना की थी। ही एस्टैब्लिश्ड ऑफ हिज एम्पायर इन द डेक्कन, उन्होंने अपनी राज्य की स्थापना कहाँ की? डेक्कन यानी कि दक्षिण भारत में। ये कर्नाटका, गोवा और ये बॉम्बे का मतलब महाराष्ट्र का कुछ भाग उनके राज्य में आता था। द राष्ट्रकूटा वर मेयर चीफेंट इन सेंट्रल एशिया, जो राष्ट्रकूटा थे उन्होंने अपना राज्य सेंट्रल एशिया यानी कि मध्य भारत तक बढ़ा लिया था। ऑनिंग द फैक्ट दैट द राष्ट्रकूटा वर एबल एडमिनिस्ट्रेटर एंड ग्रेट बैरियर वॉरियर्स, देयर रूलर एक्सटेंडेड फ्रॉम कैप कैमोरिन टू कन्नौज एंड फ्रॉम बनारस टू बहरोच। यानी कि जो ये राष्ट्रकूटा थे बेटा, ये बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए हैं। बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने युद्ध लड़े और इन्होंने कन्नौज तक अपना अधिकार कर लिया। कन्नौज में बनारस को, और बहरोच मतलब ये राजस्थान का पार्ट था, वहां तक अपने राज्य का इन्होंने विस्तार कर लिया। दे केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द पालाज, यानी कि पाल वंश के राजाओं से, जैसा बता चुके हैं इससे पहले भी आपको कि ये जो थे, जो राजपूत किंगडम था, ये जो राजपूत राजा थे, ये आपस में ही अलग अलग वंश के राजा आपस में अपने टेरिटरीज को बढ़ाने के लिए लड़ते रहते थे। तो इनका भी जो राष्ट्रकूटा था, इनका भी जो कॉन्फ्लिक्ट माने झगड़ा था, वो पाल वंश के राजाओं से, प्रतिहार से, और पल्लव जो थे कांजीपुरम के, जो अभी तमिलनाडु में पड़ता है ये क्षेत्र, उन राजाओं से इनका समय समय पर लड़ाई झगड़ा होता रहता था। युद्ध चलते रहते थे एक क्षेत्र को अधिकार करने के लिए पर्टिकुलर। मलखेंड या फिर मान्य खेड़, यानी कि ये एक राजधानी थी जो गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, अभी कर्नाटका में। ठीक है। तो ये इनकी रॉयल कैपिटल हुआ करती थी राष्ट्रकूटों की। कर्नाटक में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी, मलखेंड के नाम से वो जगह थी। दे बिल्ड सर्वल अदर कैपिटल्स एज द एम्पायर एक्सपेंडेड, यानी कि इन्होंने सिर्फ एक ही कैपिटल नहीं बनाई, जैसे जैसे इनके क्षेत्र का विस्तार होता गया, इन्होंने हर क्षेत्र के लिए एक अलग से कैपिटल भी बनाई थी। यानी कि ये साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया तक आ गए थे, तो वहां पर भी इन्होंने अपनी एक अलग से कैपिटल बनाई थी। द डायनेस्टी आल्सो डिक्लाइन बाय द एंड ऑफ द 10th सेंचुरी। अब जैसा कि इसमें आपने बताया है कि लगातार ये युद्ध लड़ते रहे थे, तो इसी तरीके से लगातार युद्ध होते रहे, एक के बाद एक राजा जैसे आए तो वो इतने पावरफुल नहीं रहे, लगातार भारत के बाहर से भी आक्रमण हो रहे थे। और इस तरीके से क्या हुआ, 10वीं शताब्दी आते आते कि ये जो डायनेस्टी थी राष्ट्रकूटों की, वो डिक्लाइन हो गई और इसके बाद एक अलग डायनेस्टी आ गई। अब इसके बाद हम एक और डायनेस्टी पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे, द चौहान्स। तो द ओरिजिन ऑफ चौहामांस भी बोलते हैं इन्हें, और द चौहान्स और चौहान भी बोलते हैं। कैन बी ट्रेस टू अंबर इन राजस्थान। ऐसा माना जाता है कि इनकी जो शुरुआत हुई, इनका जो ओरिजिन है वो अंबर एक जगह का नाम है, वो राजस्थान रहा है। वेयर दे वर बैसल्स, यानी कि जो ये वहां पर क्या थे, मुखिया होते थे, मतलब एक औहदे पर होते थे। किनके? प्रतिहार वंश के शासकों का रूल था, उनके यहाँ पर, उनके अंडर में ये काम करते थे। बिटवीन द 8th and 9th सेंचुरी, यानी कि 8वीं और 9वीं शताब्दी के मध्य में। दे इवेंचुअली असर्ट इंडिपेंडेंस इन द 11th सेंचुरी ईसी एंड गेन्ड कंट्रोल ओवर दिल्ली। अब क्या हुआ, 11वीं शताब्दी में इन्होंने अपनी ताकत को बढ़ा लिया, जो चौहान वंश के रूलर थे, और इन्होंने दिल्ली तक अपना रूल कर लिया, यानी कि प्रतिहार्स को हरा दिया और फिर अपने आप रूल करने लगे। अजमेर एंड रणथंबोर, ये राजस्थान में है,
अजमेर को जीता इन्होंने, रणथंभौर को जीता बाय द 12th सेंचुरी में। दे रूल फ्रॉम दिल्ली, और इनका शासन दिल्ली तक हो गया। ठीक है, ये जो पिक्चर्स दी है ये पृथ्वीराज चौहान है। ये चौहान वंश के सबसे शक्तिशाली और सबसे महान राजा हुए हैं। ये बहुत बड़े योद्धा हुए हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ द चौहान वाज पृथ्वीराज चौहान। ये पृथ्वीराज चौहान है। इनसे पहले 2 चौहान और आए थे जिनका नाम भी पृथ्वीराज था, तो इसीलिए ये पृथ्वीराज चौहान थर्ड थे। मे बी मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन ये थर्ड थे, पृथ्वीराज चौहान थर्ड। हु रूल्ड ओवर 1169 टू 1192, जिन्होंने रूल किया था 1169 से 1192 के बीच में। ड्यूरिंग दिस हिज रीजन, अपने क्षेत्र में द चौहाना किंगडम कवर्ड प्रेजेंट डे। अब इनके जो रीजन था वो कहाँ तक फैला हुआ था? राजस्थान तक, हरियाणा और पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश का भी बहुत सारा पार्ट आता था, पंजाब भी इनके अंडर में आता था, यानी कि काफी बड़े क्षेत्र पर चौहान वंश का शासन था। अंडर हिम, उनके अधिकार क्षेत्र में, द एम्पायर अचीव इट्स ग्लोरी। ग्लोरी माने होती है बहुत महान अचीव करना, मतलब बहुत ज्यादा उन्होंने अपने क्षेत्र को बढ़ाया, और ये इतने शक्तिशाली राजा हुए कि इनका जो मतलब इनके समय में उनका जो राज्य था वो बहुत बड़े क्षेत्र पर विस्तार कर चुका था। ही वॉज द लास्ट रूलर, और यही जो थे पृथ्वीराज चौहान ही ये राजपूत वंश के सबसे महान भी और सबसे लास्ट के भी रूलर माने जाते हैं जिन्होंने दिल्ली पर रूल किया। इसके बाद में जो हिस्ट्री होती है वो टर्न करती है, और क्या होता है, जो बाहर के आक्रमणकारी जो बार बार युद्ध कर रहे थे इंडिया पे, वो दिल्ली को जीत लेते हैं फाइनली। देखिए वो तो हम आगे पढ़ेंगे। अभी क्या होता है फिर इन 1192 में, ये ईयर आप याद रखेंगे, 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तराइन। तराइन एक जगह का नाम है, वहां पर दूसरा जो है तराइन का युद्ध होता है, उसको उसी नाम से जानते हैं जहां पर वो होता है। तो मोहम्मद गोरी जो है वो पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। कब? ईयर याद रखेंगे 1192 में। कौन हरा देता है? मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को। एंड एग्जीक्यूट हिम आफ्टर कैप्चरिंग हिम, उसको पकड़ लेता है और उसको एग्जीक्यूट मतलब मार डालता है। द राजपूत रूलर हैड अर्लियर डिफीटेड मोहम्मद गोरी, लेकिन इससे पहले क्या होता है, एक घटना और होती है जो 1191 में, यानी कि ठीक इसके 1 साल पहले होती है, जब पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। लेकिन उस युद्ध में क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को माफ कर देता है और उसको छोड़ देता है, और वो अपने देश यानी कि गजनी वापस चला जाता है, मतलब जहां से ये मोहम्मद गोरी आया था। लेकिन उसके बाद मोहम्मद गोरी शांत नहीं होता, वो फिर 1 साल के बाद फिर से आक्रमण करता है, और इस बार क्या करता है, वो पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। इसके पीछे ये भी कारण था बेटा कि जैसा कि आपको पहले ही बता दिया है कि जो राजपूत रूलर थे वो केवल और केवल अपनी टेरिटरीज के लिए लड़ रहे थे, कोई किसी की हेल्प नहीं करता था। इसी वजह से क्या हुआ, जो राजपूत थे, जो एक लास्ट महान शासक बचा था, वो भी हार जाता है, और इस तरीके से इसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, यानी कि मोहम्मद गोरी जो है वो अपना अधिकार दिल्ली पर कर लेता है। तो बाकी हम फर्दर जो हिस्ट्री है वो नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे, और इसके बाद ये लेसन यहीं पे खत्म होता है, और अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।